मोहम्मद बिन तुगलक। हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहला जो वीडियो था उसमें हमने उसके राज्यारोहण और राजत्व का सिद्धांत और उसके द्वारा किए गए नए प्रयोग जो उनमें उसमें हमने राजस्व व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार करने का कार्य किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला आता है हमारा दोआब में कर वृद्धि कि इतिहासकारों ने मोहम्मद तुगलक की जिन योजनाओं की बहुत ज़्यादा आलोचना की है, अर्थात जो उसको फेल करने वाली योजनाएं जो है, उनमें सबसे बड़ी और प्रमुख जो है क्या है, दोआब में कर वृद्धि, यानी कि दोआब का क्षेत्र जो है वहाँ टैक्स जो उसको बढ़ाना, और कर बढ़ाने के लिए उसने अनेक कारण बताए गए हैं जो कि कहा जाता है कि विश्वसनीय नहीं लगते। जैसे इस क्षेत्र के उपद्रवी लोगों को दंड देना, दूसरा बताया गया है रिक्त राजकोष को भरना, और तीसरी बताई जाती है कि सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना आदि आदि। अधिकांश विद्वान कहा जाता है कि इसे लगान व्यवस्था में सुधार अथवा परिवर्तन करने का एक सामान्य कदम मानते हैं, जबकि दोआब भारत का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है और बढ़े हुए कर को कहा जाता है कि वो बहुत आसानी से सहन कर सकता था, अर्थात जो वहां पर टैक्स की दरें बढ़ाई गई थी वो पे कर सकता था। क्यों कर सकता? क्योंकि वहां का क्षेत्र जो था बहुत ज्यादा उपजाऊ था, वहां पे बहुत अच्छी पैदा होती थी, किसी प्रकार का अकाल नहीं पड़ता था, तो इस एरिया में जो टैक्स बढ़ाया गया था वो पे कर सकते थे। लेकिन बाद में लागू की गई योजनाएं जो उनसे पता चलता है कि सुल्तान का राजकोष जो था वो भी खाली नहीं हुआ था, और उपद्रवी लोगों को दंड देने के अन्य कारण भी हो सकते थे, बहुत सारे कारण होते जिसके थ्रू भी वो दंड दे सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि टैक्स जो उसका बढ़ाना, अर्थात किसान जो उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया। मुस्लिम इतिहासकार जो विवरण दे रहे हैं उसके अनुसार उसे किसी भी स्थिति में सही नहीं माना जा सकता। बर्नी ने लिखा है कि 10 से 20 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया, और यहां इस कथन की पुष्टि ही नहीं करता, अपितु लिखता है कि बढ़े हुए कर के साथ मकान कर और चराई कर जो उसको भी लागू किया गया, और निजामुद्दीन के अनुसार 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया। फरिश्ता के अनुसार 3 या 4 गुना टैक्स बढ़ाया गया। इसके विपरीत आधुनिक विद्वानों का मानना है कि कर वृद्धि जो थी बहुत ही कम की गई थी, और डॉक्टर आशीर्वादी लाल जो है उनका मानना है कि भूमि कर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई थी, बल्कि मकान कर और चरागा कर, इसके अलावा कुछ अन्य कर जो है उनको बढ़ाकर सुल्तान अपने राजस्व जो है उसमें 5% तक की बढ़ोतरी करना चाहता था। उनके ऊपर भी कहा जाता है कि विश्वास नहीं करना। इसके अलावा दोआब में जो कर वृद्धि की गई थी, कहा जाता है कि वह अधिक नहीं थी, परंतु यह वृद्धि अनुकूल परिस्थितियों में नहीं की गई थी, यानी कि जब करनी थी तब नहीं की गई थी, क्योंकि जब ये टैक्स बढ़ोतरी की गई थी उन दिनों में संयोगवश वहां पर बहुत कम बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये वाला क्षेत्र जो था वो अकाल की चपेट में आ गया था, और इससे किसान जो थे उनमें उदासी छाई हुई थी। और जब कहा जाता है कि उनको बढ़े हुए कर के बारे में बताया गया तो और भी ज्यादा उदासी छा गई, और फिर इन करों को बड़ी सख्ती के साथ में वसूल किया जाने लगा, तो उनका असंतोष जो था वो भड़क उठा और कई स्थानों पर उन्होंने विद्रोह कर दिया। सुल्तान के आदेश से अधिकारियों ने कठोरता के साथ विद्रोह का दमन किया, जिससे दोआब की स्थिति जो थी बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वस्तुतः कहा जाता है कि सारा दोष सरकारी अधिकारियों का ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने सही समय पर उस समय की क्या परिस्थितियां है, अर्थात वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, इसके बारे में राजा को जानकारी नहीं दी थी। अगर राजा को इस बात की जानकारी होती तो जाहिर है राजा कभी भी ऐसे समय में टैक्स बढ़ोतरी के आदेश नहीं देता, या फिर उनको सख्ती से वसूल करने की आज्ञा तो कभी भी नहीं दे सकता था, क्योंकि जब उसको सही स्थिति की जानकारी पता चली तो उसने दोआब में अकाल पीड़ित किसानों को सहायता पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, और किसानों को बीज, हल, बैल आदि के लिए ऋण इत्यादि जो वो भी दिए गए, और सिंचाई के लिए नए कुएं तथा नहरें खुदवाई। परंतु सुल्तान द्वारा दी गई सहायता से किसानों को विशेष राहत न मिली, क्योंकि यह कदम काफी देर बाद उठाया गया था। और डॉक्टर श्रीवास्तव ने स्थिति का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि उसमें कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये सहायता कार्य काफी देर से किए गए थे, और सहायता का प्रयोग किसानों ने शुद्धा पूर्ति के लिए किया। वास्तविकता तो यह थी कि इन करों को जब अलाउद्दीन ने पहली बार लगाया था तब भी लोगों ने स्वेच्छा से नहीं अपितु आतंकित होकर ये टैक्स दिए थे, और अलाउद्दीन के उत्तराधिकारियों ने इन करों को समाप्त कर दिया था। और जब मोहम्मद तुगलक ने इन्हें फिर से लागू किया तो लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, और परिस्थितियों और अधिकारियों ने मिलकर कर
वृद्धि की योजना जो उसको पूरी तरह से फेल कर दिया। सुल्तान बदनाम हो गया, जबकि इसके लिए उसे दोषी ठहराना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजा को तो वास्तविक स्थिति नहीं पता थी, और वास्तविक स्थिति किसको? नीचे के जितने भी अधिकारी थे उन लोगों को पता थी, और उन लोगों को राजा को वहां की उस समय की परिस्थितियां जो उनसे अवगत कराना चाहिए था कि जब ये टैक्स बढ़ोतरी के आदेश दिए गए तब ये बताना चाहिए था कि वहां पर अकाल पड़ा है और अब वो इन दिनों में टैक्स इतना बढ़ावा पे नहीं कर सकते। तो जाहिर है ऐसा नहीं होता, लेकिन अमीर लोग, इसके अलावा जो अन्य लोग जो थे, उन सब ने मिलकर राजा की इस योजना जो है, या मोहम्मद तुगलक की इस योजना जो उसको फेल कर दिया था। दूसरी बात आती है राजधानी परिवर्तन, यानी कि दूसरी उसकी योजना ये थी, जो राजधानी परिवर्तन थी, जिसने कि उसको फेल किया था, कि सुल्तान को बदनाम करने वाली दूसरी योजना राजधानी परिवर्तन। दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी बनाने का एक नया प्रयोग, और इस योजना को सुल्तान ने अपने शासन के प्रारंभिक काल में ही लागू किया था, अर्थात 1326-27 में ही लागू कर दिया था। और तारीख मुबारक शाही लेखक लिखता है कि राजधानी परिवर्तन की योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया, परंतु अन्य सभी लेखकों का मत है कि योजना एक ही चरण में पूरी की गई। राजधानी को बदलने के लिए अनेक कारण बताए गए कि आखिर राजधानी क्यों बदलना चाहता था राजा, तो उसके बारे में भी बातें बताई गई कि जैसे पहली बात आती कि देवगिरी की भौगोलिक तथा सामरिक स्थिति। देवगिरी सल्तनत में केंद्र में स्थित था, इसीलिए बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था, और देवगिरी से सल्तनत के सभी प्रांत तथा प्रमुख नगर बराबर की दूरी पर या डिस्टेंस पर थे। और 1326 ईस्वी में सुल्तान को भी ये वाला यानी कि देवगिरी का एरिया जो था बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। इसके अलावा दूसरा कारण ये दिया जाता है, जिसमें इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान दिल्ली के नागरिकों से अप्रसन्न हो गया था, और वे दिल्ली के लोग जो थे वो क्या करते थे, रात्रि के समय चोरी छिपे सभा भवन में गोपनीय पत्र डालते रहते थे, जिसमें सुल्तान की बहुत ज्यादा कटु भत्सना या आलोचना या उसको गालियां दी जाती थी। इसलिए सुल्तान ने उन्हें दंड देने का एक नया तरीका या टेक्निक अपनाई थी कि उनको यहाँ से हटाकर वहां पर दौलताबाद भेज दिया जाए। वुलजले हेग जो है उसके पन्नों से भी इस बात का पता चलता है। इसके अलावा तीसरा कारण यह बताया जाता है कि तारीख मुबारक शाही के अनुसार सुल्तान दोआब की जनता को दंड देना चाहता था, और इसीलिए राजधानी बदली गई। इसके अलावा चौथा बताया जाता है कि ब्राउन के अनुसार मंगोल आक्रमण से पंजाब के महत्व के घट जाने से सुल्तान देवगिरी को राजधानी बनाना चाहता था, जबकि बहुत कुछ मत में मंगोल संकट से मुक्ति पाने के लिए राजधानी बदलने की बात कही गई है। इसके अलावा हबीबुल्लाह के अनुसार दक्षिण भारत में मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति के विकास की दृष्टि से राजधानी परिवर्तन की गई। इसके अलावा डॉक्टर मेहंदी हसन और प्रोफेसर निजामी के अनुसार राजधानी कभी बदली ही नहीं गई, अपितु सुल्तान ने तो 2 राजधानियां दिल्ली और देवगिरी रखने का निश्चय किया था। इन सभी कारणों को कहा जाता है कि विश्वसनीय नहीं माना, लेकिन चाहे जो भी रहा हो उसने राजधानी बदलने का प्रयास किया गया था। कहा जाता है कि समकालीन इतिहासकार बर्नी और इब्न बतूता जो उसके अनुसार राजधानी दिल्ली के सभी नागरिक को दौलताबाद जाने के लिए विवश किया गया, और बर्नी लिखता है कि दिल्ली बर्बाद हो गई, शहरों की इमारतें, उसके महलों और उसके आसपास के क्षेत्र में एक बिल्ली अथवा एक कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार से इब्न बतूता भी लिखता है कि सुल्तान के आदेश पर खोज करने पर उसके गुलामों को एक लंगड़ा और अंधा, यानी कि पूरे लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए कह दिया गया, और फिर बाद में अपने अधिकारियों को यह कहा कि तलाश करके आओ कि कोई रह तो नहीं गया। तो वो ढूंढने गए तो कहा जाता है कि उनको एक लंगड़ा व्यक्ति और एक अंधा व्यक्ति मिला। कहा जाता है कि लंगड़े को उन लोगों ने मार दिया और अंधे को घसीट कर दौलताबाद तक लेकर आए, और जिससे उसकी केवल एक ही टांग वहां तक पहुंच सकी। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा लोगों को दहला देने वाला कार्य था, जो कि उसने दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी बनाई थी। कहा जाता है कि सुल्तान ने केवल अमीरों, अधिकारियों और सेना के पदाधिकारियों और प्रतिष्ठित नागरिकों को ही दौलताबाद जाने के लिए कहा था। बहुत से लोग ये कहते, परंतु जिन लोगों की रोटी रोजी उपयुक्त वर्गों पर निर्भर करती थी, वे लोग भी उनके साथ में दौलताबाद जाने के लिए तैयार हो गए थे, और सुल्तान ने उन्हें विवश नहीं किया था। दिल्ली से दौलताबाद तक 700 मील तक के लंबे सफर के लिए मार्ग में लोगों को आराम और सुविधा के लिए सुल्तान ने बहुत अच्छा प्रबंध किया, और पूरे मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूर पर अस्थायी झोंपड़ियां रखी गई, जिनमें लोगों को मुफ्त में खाने पीने का सामान
आदि प्रबंध किया गया था, सामान ढोने की भी पूरी व्यवस्था की गई थी और लोगों को उनके मकानों का मुआवजा भी दिया गया था। फिर भी लोगों को इस यात्रा में बहुत ज़्यादा ना कष्ट सहन करने पड़े और दौलताबाद में भी उनका मन नहीं लगा और ऐसी स्थिति में सुल्तान ने उन सभी लोगों को वापस दिल्ली लौटने के लिए आज्ञा दे दी। इस प्रकार से सुल्तान की दूसरी योजना जो थी अर्थात राजधानी परिवर्तन की योजना जो थी वो भी क्या हो गई, पूरी तरह से फेल हो गई। तो इस प्रकार से जब लोगों ने पहले दिल्ली से दौलताबाद गए और दौलताबाद से फिर वापस दिल्ली आए तो उनके पास में जो भी था उनका धन जो था वो काफी मात्रा में वेस्ट या खर्च हो गया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। इसके साथ ही रास्ते में भी उनको बहुत ज्यादा परेशानियां जो उसका सामना करना पड़ा था।